न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क NCN टीवी के प्रोग्राम औरत के मसाइल में शमसन जावेद की जानब से तमाम देखने और सुनने वाले और आज के पैनलिस्ट को खुशामदीद। नाजरीन, हम इस प्रोग्राम में औरत के मसाइल और उनके हल पर गुफ्तगू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताता चलूं कि आज हमारे साथ कराची से पहली मेहमान है आयरन खान, MA सियासत हैं और खुर्शीद मेमोरियल में प्रोफेशनल वर्क एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं। और इनके साथ हमारी जानी पहचानी शख्सियत हैं जो इस चैनल की एडवाइज़र भी हैं, सोशल वर्कर हैं, फिर ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं और इसके अलावा वो सियासत में कदम भी रखती हैं। उनकी एक अपनी अलग शनाख्त है। नाजरीन, आज का हमारा टॉपिक है ख़वातीन और समाजी रवैये। तो अगर हम इसका बागौर जायजा लेते हैं तो 2 दहाई 3 दहाई अगर हम पीछे चले जाएं तो उस वक़्त को एजुकेशन थी, फिर एक रहन सहन, फिर लड़के लड़कियों का इकट्ठे खेलना, कोई इस तरह की बुराई नजर नहीं आती थी। वो कि इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि उस वक़्त बुराई नहीं थी, बुराई थी, लेकिन इस तरह आज औरत को इत्तेसाल का सामना करना पड़ रहा है, उस वक्त नहीं थी। ख़वातीन का समाजी जो इस वक्त सामना करना पड़ा है या उसके रवैयों में तब्दीली है, इसके लिए गो के एक वक्त दरकार है। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि खूबसूरत गुफ्तगू आप दे सकें, ये किस तरीके से बिहेवियर में जल्द से जल्द तब्दीली आई और इसका हल क्या है। तो नाजरीन, जैसा कि तमाम मुक़द्दस कुतब ने मर्द-ओ-ज़ान के हकूक़ और फ़राइज़ की तफ़हीम के अलावा फ़ितरत इंसानी की तफ़हीम को बुनियाद बनाया। इसके बावजूद कि आज पाकिस्तान में बड़ी तादाद में ख़वातीन सियासत, कारोबार, फ़नून लतीफ़ा और दूसरे बहुत सारे शोबाजात में नाम कमा रही हैं, मगर फिर भी औरत मसाइब और मुश्किलात और इस्तेसाल का शिकार है। जिनसी और जिस्मानी घरेलू तशद्दुद, घरों और फैक्ट्रियों में काम करने वाली ख़वातीन, नीज़ ख़वातीन कहीं भी महफूज नज़र नहीं आती। ये वो तमाम मसाइब और मसाइल हैं जो समाजी इंसाफ और रवैयों से जुड़े हुए हैं। इनका हल क्या है, और यही आज की पहली गुफ्तगू है। तो मैं मोहतरमा आयरन खान साहिबा जो अरसा दराज से ख़वातीन के लिए काम कर रही हैं, तो मैं ये पूछूंगा कि एक ज़रूर बताइएगा कि ये जो समाजी रवैयों में तब्दीली रोनमा हुई बड़ी तेजी से, उसमें कौन से अनासर, कौन से फैक्टर्स शामिल हैं कि आयरन खान साहब? बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत ज़्यादा बड़ा तारुफ दे दिया। मेरा नाम आइरीन है, आइरीन खान है और कराची से मेरा ताल्लुक़ है। पॉलिटिकल साइंस में मैंने मास्टर्स किया है और तकरीबन 21 साल का तजर्बा है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करने का, और मेरी अपनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, खुर्शीद मेमोरियल फाउंडेशन, जिसके प्लेटफॉर्म से मैं मुख्तलिफ ख़वातीन के साथ भी प्रोग्राम्स करती हूँ, बच्चों के साथ भी, और उनको राशन डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से कोविड में से लेके अब तक भी उनकी हेल्प आउट कर रहे हैं डिफरेंट डिज़ास्टर में। थैंक यू सो मच इस प्लेटफॉर्म पे इनवाइट करने के लिए, क्योंकि ये वो इस तरह के प्लेटफॉर्म से जो हम बातचीत कर सकते हैं बेहतर तरीके से। आई थिंक और भी इस तरह के प्लेटफॉर्म होने चाहिए जहाँ पे इस तरह के मसाइल के ऊपर डिस्कशन होनी चाहिए। आपने सही कहा कि समाजी रवैयों में तब्दीली बड़ी तेज़ी से आई है। तो ये जो समाजी रवैयों में तब्दीली आई है, ये असल में मेरे ख़्याल में तब्दीली इतनी तेज़ी से तो नहीं आई है, आहिस्ता-आहिस्ता करके ये तब्दीलियाँ लाई गईं। पहले सोशल मीडिया नहीं था, इंटरनेट नहीं था, मोबाइल नहीं था, और हर घर के अंदर
सिर्फ एक पीटीसीएल फोन लगा होता था, जो कि शायद एक इलाके में एक ही फोन होता था, जिससे तमाम लोग जो है उस एक फोन से ही फायदा उठा रहे होते थे। लेकिन अब हर बच्चे के पास, शायद किसी के पास दो भी फोन है। तो जब मीडिया इतनी तेजी के साथ सारी चीजों को कर रहा है, तो वहां पे सोशल बिहेवियर में भी चेंज आया। हमने लोगों से मिलना छोड़ दिया, हमने लोगों को वक्त देना छोड़ दिया, हमने लोगों की प्रॉब्लम्स को सुनना छोड़ दिया, या हमने लोगों की वो सारी जो प्रॉब्लम थी उनको देखना छोड़ दिया। और बच्चों के साथ खास तौर पे फैमिली जो था हमारा, जो हमारा एशिया के अंदर एक स्ट्रॉन्ग फैमिली सिस्टम था, वो बिल्कुल टूट-फूट का शिकार हो गया। क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग फैमिली सिस्टम था, जिसके अंदर माँ-बाप अपने बच्चों की तरबियत करते थे। वो सोशल एजुकेशन भी थी, वो बिहेवियर की एजुकेशन भी थी। लेकिन जब से ये बहुत तेज़ी का दौर आया है, या इंटरनेट का दौर आया है, या सोशल मीडिया का, तो हम अपने ही घर में अपने ही घर वालों से बेगाने हो गए हैं। हर कोई अपने मोबाइल के अंदर मसरूफ़ है। अगर हम अपने इलाके की बात करें, तो हम उनसे भी बेगाने हैं। हमें पता नहीं है हमारे साथ वाले के घर में क्या प्रॉब्लम्स है, क्या इश्यूज़ हैं, उनकी क्या एक्टिविटीज़ हैं, क्योंकि हम इतने ज़्यादा अपनी एक्टिविटीज़ को और अपने कामों में अपनी ज़िंदगी को मसरूफ़ कर कर चुके हैं, जिसकी वजह से हमारी आने आने वाली नस्लें जो हैं, या जो हमारी माशरे में बच्चे हैं, उनकी तरबियत नहीं हो पा रही, क्योंकि हम उन्हें वक़्त नहीं दे पा रहे। माएँ भी काम कर रही हैं, और उनके जो घर के सरबराह हैं वालिद साहब, वो भी काम कर रहे हैं। तो दोनों के पास वक़्त ही नहीं है अपने बच्चों को वो वक़्त देने के लिए। तो बच्चों के पास मोबाइल है, वो इंटरनेट के थ्रू जो उनका दिल चाहता है वो अपनी चीज़ों को देख रहे होते हैं। मैं बुराई नहीं करूँगी किसी भी चीज़ को, क्योंकि ये सोशल मीडिया के दौर के अंदर ये वाहिद ज़रिया है जिससे हम बहुत जल्दी चीज़ों को वायरल कर सकते हैं, पॉज़िटिव चीज़ों को वायरल कर सकते हैं, ताकि माशरे को के अंदर सुधार पैदा हो। जैसे कि अब हम बातचीत कर रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू, और ये जब दूसरे लोगों तक जाएगी तो उनके लिए पॉज़िटिव चीज़ होगी। लेकिन जब बच्चे नासमझ होते हैं, या हमारी यंग जनरेशन जो उस दौर तक नहीं पहुँची होती, तो उनकी गाइडेंस करना बहुत ज़रूरी है। तो हमारी जो ये समाजी रवैये हैं, इसके अंदर जो सबसे बड़ा किरदार है हमारा, ये जो फैमिली का स्ट्रॉन्ग सिस्टम था, ये ये ब्रेक हुआ है, क्योंकि हमने वक़्त देना छोड़ दिया है। और इस वक़्त ना देने की वजह से हमारे जो माशरे के अंदर जो छोटे बच्चे हैं, या जो ग्रो अप हो रहे हैं, उनको उनकी तरबियत कौन करेगा? क्या आया उनको सिर्फ़ स्कूल से एजुकेशन जो मिलती है, या वो एजुकेशन भी देनी है जो सोशल एजुकेशन, जो रवैये तब्दील हो रहे हैं। वो जो रिस्पेक्ट का एक एंगल था, एक बुज़ुर्गों की, एक बड़ों की, एक एक माशरे और सोसाइटी के अंदर जो रिस्पेक्ट का एंगल था, वो ख़त्म हो गया। अदम-ए-एतमाद, और ये सारी बातें इसी वजह से हुई, क्योंकि हमने एक-दूसरे के साथ गैदरिंग, सोशल गैदरिंग कम हो गई, और लोगों के मसाइल हमें नहीं पता। हम फ़ोन पे अपने ख़ानदान के साथ बातचीत करके समझते हैं कि हम कनेक्ट हैं, लेकिन असल में जब हम किसी को वक़्त देते हैं, जाते हैं उसके पास, बैठते हैं, उससे सुनते हैं, तो वो बातें हमें देर पा याद रहती हैं, और वो कैफ़ियत हमें याद रहती है। और जो बातें फ़ोन पे की जाती हैं, एक माहिरीन के मुताबिक वो 3 दिन तक मुश्किल से आपको कोई भी बात याद रहती है, उसके बाद आप भूल जाएँगे। तो जो सबसे बड़ा किरदार है सोसाइटी के अंदर, या हमारे माशरे के अंदर, वो सबसे बड़ा किरदार है कि हम जैसे-जैसे फ़ास्ट दौर आ गया, सोशल मीडिया का दौर आ गया, मीडिया का दौर आ गया, तो उससे हमारी आपस की सोशल गैदरिंग कम हुई, जिसकी वजह से ये मसाइल ज़्यादा बढ़ते गए। अखलाकियात में कमी आई, रवैयों में कमी आई, अदम-एतमाद पैदा हुआ, और भी बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं। शायद कि नौजवान नस्ल बैठना चाहती है माँ-बाप के साथ, शायद कि माँ-बाप भी बैठना चाहते हैं, लेकिन इस तेज़ी के दौर के अंदर उसको मैनेज कैसे किया जाए? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जी, जी, बहुत शुक्रिया। फिर आपकी तरफ आते हैं। तो श्री असलम, आपने बहुत सारी एनजीओज़ में, कॉलेज में मर्दों के साथ काम किया, फिर आप सियासत में भी कदम रखती थीं, रखती हैं अब भी, लेकिन आपको भीतर बड़े एक्सपीरियंस हुए। तो ये जितने भी समाज में, रवैयों में स्पेशल ख़वातीन के बारे में चेंज आई, आप क्या समझती हैं कि इसमें जो एक बर्तरी, मर्द की बर्तरी भी शामिल है, कि उसने देखा कि एक खातून जो है जिसको हम
कोई हैसियत नहीं देते थे और आज बड़ी कमांडिंग में आ गई या इस तरह, ऐसा भी कोई आंसर था? या कोई जैसे आयरन खान ने बताया कि मीडिया का एक बहुत बड़ा किरदार है इस रवैयों में तब्दीली लाने में? आज जब आपने पूछा औरत और औरत की हैसियत, तो औरत की हैसियत के हवाले से मैं बात करना चाहूँगी, क्योंकि मैंने ज़्यादातर मर्दों में काम किया है और मैं इंटरनेशनल, नेशनल दोनों एनजीओज़ में काम का एक्सपीरियंस है मुझे। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि मर्द के अंदर ना ये खुदा की तरफ से मैं समझती हूँ कि बर्तरी पाई गई है या फैमिली की तरफ से डाल दी गई है। मतलब मुझे समझ नहीं आती इस बात की कि जब भी मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ कि जहाँ कहीं औरत अगर की पोज़ीशन पे हो, उसके अंडर किसी मर्द को काम करना पड़े, तो वो थोड़ा-सा रिलैक्टेड फ़ील करते हैं। वो शायद घर में भी वही पोज़ीशन ले रहे होते हैं, तो चाहते हैं कि हम जॉब्स में भी वही पोज़ीशन दें। तो ये चीज़ें हमें घर से शुरू हो जाती हैं। और ये मैं फिर वही बताऊँगी कि ये हमारे माँ की गोद से हम सीखते हैं। माँ ने सिखा दिया है कि जी भाई है, इसको कुछ नहीं कहना, बड़ा है या छोटा है, हाय भाई को मारना नहीं है, भाई को ये नहीं कहना, भाई को वो नहीं कहना। बहन 15 साल की, 20 साल की और भाई 5 साल का भी है, तो माँ कहती है कि इसको उँगली लगाओ और साथ लेके जाओ। तो मतलब ये घर से ही उसको बड़ा बनने का बता दिया गया है कि तुम बड़े हो, तुम बेशक छोटे भी हो अपनी बहन से, लेकिन तुम बहन के बड़े भाई हो, बाप की हैसियत रखते हो। तो ये ना हमारे दिमागों में घर से डाल दिया जाता है। और अगर हम इससे भी थोड़ा-सा पीछे चले जाएँ, तो उसमें ऐसा होता है कि जैसे ही बेबी बॉय पैदा होता है, तो दाई को बड़े पैसे दिए जाते हैं। और उसको कहा जाता है कि जी फिर तुम्हें सूट भी देते हैं, ये भी देते हैं, 5,000 भी मतलब देते हैं, कोई 10,000 भी देता है, कोई कितने। लेकिन जैसे ही बेबी गर्ल पैदा होती है, तो फिर वो कहते हैं चलो अल्लाह दी मर्ज़ी, खुदा दी मर्ज़ी, चलो इंज हो गया, उंज हो गया, परेशान ना हो, अगली बारी पुत्तर होएगा। मतलब इतना वहीं से इतनी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है माँ को, दादी को, इवन बाप को भी कई टाइम हो जाता है कि जी मुझे तो पहला बेटा चाहिए था या मुझे लड़के चाहिए ताकि वो मेरा बाजू बने। अब मैं बताऊँ कि एक बेटी 10 बेटों से भी बेहतर है। अगर 10 बेटे और नखत्तू और एक ही बेटी लायक हो आपकी, तो वो 10 बेटों पे भारी होती है। लेकिन हमारे रवैये, हमारा माशरा ही ऐसा है और हमने ऐसे ही बिल्ड हो गए हैं और हम ये समझ रहे होते हैं कि जिसके जो शादीशुदा नहीं उसके साथ मर्द का वो टैग नहीं है लगा हुआ हस्बैंड का, तो इसको जैसे मर्ज़ी देखो, जो मर्ज़ी इस पे बात कर दो, जैसे मर्ज़ी इसको ट्रीट कर दो। अगर बेवा है, उसके लिए मसला हो जाता है जी इसको शादी करो, इसको मर्द का सहारा चाहिए। और मर्द का सहारा चाहिए तो किससे बचाने के लिए मर्द का सहारा चाहिए? मर्दों से बचाने के लिए मर्दों का सहारा कैसे दें? तो मैं समझती हूँ कि ये हमारे समाजी रवैये हैं, हमारे माशरे रवैये हैं, जिन्होंने हमारे अंदर ऐसी जड़ पकड़ ली है कि जिसको हम मतलब वो कहते हैं ना पानी अगर पत्थर के सिर पे कतरा 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 गिरता रहे तो एक टाइम आता है कि उसमें सुराख हो जाता है। तो मैं समझती हूँ कि जो हमारे रवैये हैं, इसको हम ना अपने बिहेवियर चेंज को हम बताते रहे मीडिया के थ्रू, सेशंस के थ्रू, स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, हर लिहाज से हम बताते रहें, तो शायद मर्दों के ये रवैये चेंज हो जाए। क्योंकि वो मैं सारे मर्दों को एक जैसा नहीं समझ रही, बहुत सारे मर्द हैं। अगर देखिए आज आज हम यहाँ पे बैठ के मीडिया पे बातें करें, तो उसमें भी कहीं न कहीं हमारे भाई का, बाप का कंट्रीब्यूशन है। उन्होंने कहा नहीं आपको हम सपोर्ट करते हैं, आप जाएँ, आप ये करें, वो करें। लेकिन मैं समझती हूँ कि ये रवैये हमारा माशरा खुद ही चेंज करेगा और ये कहाँ से चेंज होंगे हमारे घर। जब तक हम अपने घर से ठीक नहीं होंगे, हम फ़र्द वाहिद को ठीक करें, हम अपने आप को ठीक करें, हमसे माशरा होगा। और हम समझते हैं कि अगर अपनी औरत की इज़्ज़त करनी है, औरत को कबूलियत करनी है, तो घर से कबूल करें। भाई अपनी बहन को कबूल करे कि जी ये मेरी बहन है और इसका मतलब नसीहत में भी और बाकी मसाइल में मैंने देखा है, तो वो बहन का हक मार जाते हैं। चाहे वो जायदाद हो, चाहे क्योंकि सारी ज़िंदगी बहनें काम करती रहती हैं। जब जायदाद बाप के नाम ली जाती है या माँ के, तो फिर वो डिवाइड हो जाती है। मेरे एक देखने में एक आया कि एक खातून थी, उन्होंने बहुत काम किया और जो वो उनके बाप के नाम की सारी जायदाद रही है और जैसे ही उनकी डेथ हुई, तो भाइयों में तक़सीम हुई, जो बहन को दिया ही नहीं गया। उन्होंने कहा जी नहीं, कितने भी नहीं लिखा। तो यकीन करें मुकदमा हुआ, फिर वो मुझे बाइबल के एक वर्स याद
मूसा ने वो उसमें बताया गया था कि एक फैमिली में बेटियां ही थी, तो उनको जज़ात में हिस्सा दिया गया। खुदा ने कहा कि इनको जज़ात में हिस्सा दो, तो वो फिर मैंने एक अदालत में भिजवाया, तो उन्होंने बहन को भी हिस्सा दिया। तो मैं समझती हूँ कि हमें घर से कबूलियत पहले करनी है, बहनों को कबूल करे। औरत की कबूलियत इसी में है कि उसका हस्बैंड उसको सपोर्ट करे, उसके सारे कामों में उसके साथ खड़ा हो, और बाहर से कोई सपोर्ट नहीं मिलती है जब तक आप घर से सपोर्टेड नहीं आपको माहौल में। तो मैं समझती हूँ हमारा मुआशरा हमसे बनता है, अगर हमारे अंदर कबूलियत है, हम औरत की कामयाबी को कबूल करते हैं, तो माशरा भी उसको कबूल करता है। हमें औरत की कामयाबी से डरना नहीं है, हम डर रहे होते हैं, ये आ गई तो फिर पता नहीं क्या हो जाएगा, अगर इसको ये सीट मिल गई तो पता नहीं क्या हो जाएगा। मैंने इसकी बात कबूल कर ली। इवन हस्बैंड ये समझ रहा होता है कि अगर आज मैंने औरत की ये बात कबूल कर ली तो मर्द हूँ मैं, तो लोग कहेंगे बुढ़ी के थल्ले लग गया है। मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की कोई चीज होती है, तो हम हमारी ये रवैये छोटे छोटे, अभी देखा होगा आपने, मीडिया कोई देख लो, जो भी लतीफे, जो भी मशहूरियां हैं वो औरत के बारे में, उसको नाकुल असल कहा जाता है, बैड ड्राइविंग करने वाली कहा जाता है, घर में शोर शराबा डालने वाली। इवन इवन कई दफा मैंने मर्दों को देखा, उनकी शादियां बड़े तरसे अंदाज में होती हैं, और वो भी लतीफे मर्दों औरतों के बारे में लिख रहे होते हैं कि बीवी पैके मेके गई है तो हम खुश है, और पहले ही तुम्हारी शादी बड़ी मंदो मदादों से हुई है, आप तुम इस तरह के लतीफे लगा रहे हो। मतलब ये होता है लोगों में, तो ये हमें बिहेवियर चेंज करना है। अगर हमने औरत को कबूल करना है, तो हमने उन लतीफों में भी ये भी जिक्र करना है कि नहीं, औरत अच्छे काम करती है। हम औरत की अच्छाइयों को तो याद नहीं करते हैं, हम उसके मजीद मजाक बना लेते हैं, उसके लिए चीजों को वो कर देते हैं, और बुरी बुरी चीजें हम उनके लिए शुरू कर देते हैं। औरतें औरतें बहुत कुछ करती हैं, कहते हैं ना औरत राज नहीं रखती है, तो मैंने कहीं पढ़ा था अगर औरत राज ना रखे तो जितने भी लोग हैं इनका तो वो हशर, इनको समझ भी ना आए कि इनकी इज्जतें कहाँ लटकी हुई है। तो ये औरत बड़ी राजदार है उस हिसाब से। नहीं बहुत होता है। शुक्रिया सीरी। आगे चलते हैं नाजरीन। सीरी की आपने बातें सुनी, और ये बड़ा अच्छा पॉइंट उन्होंने लिया। घर से इब्तदा असल में बिहेवियर जो है, मर्द को बर्तरी या रफ जो एक रवैया है औरत के साथ, औरत के रूप है, चाहे माँ है, बेटी है, बहन है, ये सारे एक उस रूप है। और वो घर से ही जब मर्द इस तरह के रफ लेके जाता है तो जाहिर है वो बाहर जाके भी उसी को लौटाता है। घर से माशरा, माशरे से फिर एक बड़ी सोसाइटी कह लें कि ओ मुल्क, दूर तक ये उसकी तरबियत एक जाती है। और ये तरबियत ही की वजह है कि उसके बिहेवियर आज जो भी ख़वातीन के लिए मसाइल जुड़े हुए हैं, वो सारे उसी के किए धरते हैं। तो आयरन खान साहबा, ये एक कानूनी इम्तियाज भी है कि वो आधी गवाही उसकी कबूल की जाती है। ये कहा जाता है कि मज़हब में मर्द और जन को बराबर के राइट हैं, लेकिन जब हमारा कानून भी इसी तरह देता है कि उसकी आधी गवाही लेता है, फिर वो समाजी तौर पर भी उसके साथ हैं और इम्तियाज बरते जाते हैं। इन सब का हल आप कैसे सोचती हैं? ये किस तरह से हल हो सकता है कि रवैयों में तब्दीली आए? जी। थैंक यू सो मच। शिरीन ने बहुत अच्छी बातें की कि बहुत सारी चीज़ें, तब्दीलियाँ हमारे घर से बहुत ज़रूरी हैं। क्योंकि जब कोई बेटा पैदा होता है तो उसकी जो वेलकम होता है, वो उसका वेलकम बड़े डिफरेंट तरीके से किया जाता है, और जब कोई बेटी पैदा होती है तो उसका वेलकम बड़े डिफरेंट तरीके से किया जाता है। तो वहाँ से घर के अंदर जब वो दोनों ग्रो अप हो रहे होते हैं तो वहाँ से ही तब्दीली की ज़रूरत है। आपने क्वेश्चन किया है कि ये जो हमारी कानून साज़ी है, इसके हवाले से कि औरत और मर्द का जो हकूक है, दोनों बराबर होने चाहिए हर लिहाज से, चाहे सोसाइटी हो, कानूनन तौर पे हो, और उनकी गवाही को भी आधा नहीं समझा जाना चाहिए। उसके अंदर भी इनको कानून साज़ी करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से मर्द और ख़वातीन के हकूक बराबर हैं, जिस तरीके से खुदा ताला ने उनको मर्द का साथी बना के भेजा है, गुलाम नहीं बनाया, साथी बना के भेजा है कि आप मर्द की साथी हैं। तो जब कोई साथी होता है तो उसको बराबर के हकूक दिए जाते हैं, उसको कम या ज़्यादा इसमें नहीं तोला जाता है। लेकिन हमारे माशरे के अंदर यहाँ से ही नाइंसाफ़ियाँ शुरू होती हैं कि जब वैकेंसीज़ भी आती हैं, तो ख़वातीन को इस वजह से नहीं दी जाती क्योंकि उसके तो बच्चे हैं,
बच्चे बीमार होंगे छुट्टी लेगी, या घर में कोई चीज़ें होंगी छुट्टी लेगी, तो उसकी जगह किसी मर्द को उस वैकेंसी के लिए चूज़ कर लिया जाता है। तो डिस्क्रिमिनेशन तो हर जगह पे है, हर लिहाज से है। अगर वो अपने हकूक़ के लिए बात करती है तो वो डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज़्यादा होता है, और वो फिर अपनी इज़्ज़त के लिए, अपने माँ-बाप की इज़्ज़त के लिए, बहन-भाइयों की इज़्ज़त के लिए खामोश रहती है। वहाँ पे भी कानून साज़ी होनी चाहिए कि जहाँ पे मर्द को हक है अपनी सारी बातों को खुल के बयान करने से, वैसे औरतों को भी हक है। औरतों को भी उतना ही हक है कि वो अपने घर के मर्दों के साथ जो है अपनी जो राय है वो दे सके, अपनी जो हक की बात है वो कर सके। तो मामला तो वही आ जाता है कि हमारे घरों के अंदर नाइंसाफ़ियाँ जब होती हैं, तो वहाँ पे फिर माशरे के अंदर भी वही चीज़ें सरायत करती हैं। जब माशरे के अंदर वही चीज़ें सरायत करती हैं, तो कानून भी उसी चीज़ का बनता है। तो कानून तो बनने के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसको बिला तासुब बनाया जाए। यानी ख़वातीन को बराबर के हकूक़ देने के लिए कानून साज़ी उसी लिहाज़ से की जाए। अगर ख़वातीन की 5 सीटें हैं और मर्दों की 50 सीटें हैं, तो यहाँ पे भी हमारे ख़वातीन के साथ डिस्क्रिमिनेशन की जाती है कि उनको अगर वो सीटें होती भी हैं, तो उन तक रसाई या उन तक चीज़ें करना बहुत मुश्किल होता है। वो यही सोच के कि नहीं ये खातून है, ये कैसे कर पाएँगी, ये कैसे चीज़ें करेंगी, और अगर कोई खातून उस पोज़ीशन पे जाके बेहतर काम करेगी तो उसको एप्रिशिएट नहीं किया जाता। उसके लिए गलत अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किए जाते हैं सोशल मीडिया के ज़रिए, न्यूज़पेपर के ज़रिए या न्यूज़ के ज़रिए, जिससे उसकी अपनी पर्सनैलिटी को डैमेज किया जाता है, उसके कॉन्फिडेंस को लेस किया जाता है। लेकिन बहादुर ख़वातीन को इस माशरे में रहते हुए, आज के जो दौर है, इसके अंदर उसको अपने हकूक़ को लेना, अपने लिए फ़ाइट करना आना चाहिए। क्योंकि जहाँ मर्दों के हकूक़ हैं, उतने ही ख़वातीन के हकूक़ हैं। अगर हम आर्टिकल्स की बात करें, जो 30 आर्टिकल्स जो बनाए गए थे, वो मर्दों के लिए भी उतने हैं और ख़वातीन के लिए भी उतने ही हैं। बराबर की इंसाफ़ की बात अगर की जाए, तो वो आर्टिकल्स ह्यूमन राइट्स के जो आर्टिकल्स हैं, वो बराबर की उन दोनों के लिए ही अवेलेबल हैं। और अगर मज़हबी तौर पे बात की जाए, तो हर मज़हब के अंदर ख़वातीन की इज़्ज़त और एहतराम को मतलब बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई है। और उसके अंदर उनको बताया गया है कि उसको नाज़ुक सिर्फ़ सिर्फ़ जान के उसकी इज़्ज़त करना, ये बाइबल में भी है, कुरान पाक के अंदर भी है। तो ये हमारे लिए बहुत ही एक एक लम्हा-ए-फ़िक्रिया है कि आज के दौर में जो हमारे माशरे के अंदर एक नफ़्सा-नफ़सी का दौर है, उसके अंदर अगर एक डोमेस्टिक वायलेंस की तरफ लोग जा रहे हैं या किसी और तरह से हरासमेंट हो रही है या कोई ऐसी चीज़ हो रही है, तो उसको रोकने के लिए माशरे की ज़हन-साज़ी की जाए। किसी भी तरह से, चाहे वो सोशल मीडिया है, चाहे वो मीडिया है, ड्रामों के ज़रिए, फ़िल्मों के ज़रिए, ताकि वो इन सब चीज़ों को समझते हुए अपने आप की रवैये पे नज़र करें और अपने आप के रवैये को बदलने की कोशिश करें। मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप ज़ाहिर है कि आप ख़वातीन के लिए भी काम करती हैं, तो उनको जो अवेयरनेस है कि वो जाने कि हमारे हकूक़ क्या हैं, लीगली हकूक़, मज़हबी हकूक़ या समाजी हकूक़, इसके बारे में आप उनको आगाही देते हैं कि किस तरह से वो खुद को डिफेंड कर सकती हैं? डिफेंड में जब तक वो अपने हकूक़ नहीं जानती, तब तक वो कैसे समझ पाएँगी? तो ऐसा होता है? जी। बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे मैं मुस्तकिल डायरेक्टली उनके साथ काम कर रही हूँ, और वो एरियाज़ इस तरह के हैं कि वो थोड़े गाँव और थोड़े शहर की तरह के हैं। उन एरियाज़ में ख़वातीन जो हैं, वो लहसुन छीलने का काम कर रही होती हैं, और जहाँ पे उनको मेहनत तो बहुत सारी करनी पड़ती है, लेकिन उजरत कम मिल रही है। उजरत उनको बहुत कम मिल रही है। तो इसके ऊपर भी हमने गौर-व-फ़िक्र किया और एक 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 तवील रिसर्च करने की कोशिश की और उसपे बातचीत की गई, और जो वो काम देते थे उनसे बात की गई कि आप इस तरीके से अगर उजरत को बढ़ाते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है कि ख़वातीन जो हैं अपने घर को चला सकें। शायद बेरोज़गारी का इतना ज़्यादा अंतर है कि मर्द जो हैं वो बाहर रोज़गार की तलाश में जाते हैं, लेकिन उन्हें रोज़गार नहीं मिलता। तो वहाँ पे उन्हें ये बताया जाता है कि जब आप चाहे घर पे बैठ के आप काम करिए, लेकिन आपका हक है कि आपको जो उजरत है, वो आपके काम के मुताबिक मिले। आपको ये इल्म होना चाहिए कि ये आपका कानूनन हक है, और ये आप
इस पे बात कर सकती हैं और कानून के थ्रू भी बात कर सकती हैं और वैसे भी उनसे बात कर सकती हैं कि ये मेरा हक है कि मैं जो मेहनत कर रही हूँ, मुझे उसके मुताबिक उजरत मिलनी चाहिए। और जो जहाँ तक बात है राइट्स की, कि ख़वातीन के क्या हकूक़ हैं, तो मैंने जितने भी चीज़ों में सर्वे किया है या मैं जितनी भी चीज़ों में काम कर रही हूँ, तो मैंने नहीं देखा कि ख़वातीन को मुकम्मल तौर पे ये इल्म है कि उनके हकूक़, बेसिक हकूक़ क्या हैं। बाकी सारे हकूक़ तो अपनी जगह पे कि वो बेसिक हकूक़ क्या हैं कि खातून होने के नाते अगर वो घर में 4 बच्चों के साथ हैं, तो अगर उसका शौहर नहीं रोज़गार है, वो घर पे आता है और वही डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती है खातून और फिर बच्चे भी इन सारी चीज़ों में उनकी तरबियत अच्छी नहीं होती, तो उनका क्या हक है? वो कैसे कानूनी तौर पे अपने आप का बचाव कर सकती है और अपने आप की सब चीज़ें, ये चीज़ें उनके लिए बिल्कुल नहीं होती हैं। जब हम इस तरह के इलाकों में काम करते हैं, जहाँ ख़वातीन को बिल्कुल मालूम नहीं है कि वो ये उनका हक है कि अगर अगर कोई उनके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, तो वो जाके कानून से हेल्प ले सकती हैं और उनको अ, उनको इस मैं तमाम थोड़ा-सा प्रॉब्लम से निकाला जा सके। इंटरप्ट करूँगा कि आप बताना चाहेंगी कि ऐसे कौन से अदारे हैं कि अगर उसके साथ कोई वायलेंस होता है, डिस्क्रिमिनेशन होती है खातून के, तो वो वहाँ पे ऐसे अदारे हैं जहाँ पे वो जाके अपनी फरियाद लेके जा सकती है या उसके मसाइल का हल हो सकता है। ऐसे हैं कोई ख़वातीन हुकूमत की जानिब से? जी। जी, ख़वातीन के हवाले से अगर इस तरह के मसाइल होते हैं तो कराची के अंदर ऐसे बहुत सारे इदारे हैं, जहाँ पे वो अपनी रिपोर्ट दर्ज करा सकती हैं, जहाँ पे वो उनको लेकिन ये सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन पहले उनको देना ज़रूरी है कि वो किस तरीके से वहाँ से हेल्प ले सकती हैं। वो कैसे उस हेल्प को लेके और फिर अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती हैं। लेकिन ये सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन जो इदारे हैं, एक नहीं बहुत सारे इदारे हैं, उन इदारों को अपनी पब्लिसिटी करने की बहुत ज़रूरत है। अपना इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत है कि वो काम क्या कर रहे हैं। हुँ। क्योंकि जब मैं 8 से 9 ऐसे इलाके हैं जहाँ पे मैं काम कर रही हूँ, वहाँ पे तो मैं बहुत मुश्किल से देखती हूँ कि वो ह्यूमन राइट्स के पास अगर कोई ख़वातीन चली गई तो चली गई, वरना अदरवाइज़ उनको जो डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर होने वाले जो केसेज़ हैं, उनको डायरेक्टली पता हो कि उन्होंने कहाँ जाके रिपोर्ट कराना है या कहाँ जाके सबसे पहले तो उन इदारों पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि वो अपनी पब्लिसिटी इस तरीके से इन इलाकों में भी करें जहाँ पे बिल्कुल इलिटरेसी है, नहीं ख़वातीन को पता और ना ही वो जानती हैं इन सब, लेकिन वो शिकार भी सबसे ज़्यादा है। उसके अलावा अगर जैसे हम उनको उनके साथ डिस्कशन करते हैं तो ज़रूरी है कि अगर कोई ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं तो वो पुलिस में कैसे रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। जी, जो बहुत फर्स्ट शुक्रिया। कंप्लेंट फिर इसको समेटते हैं गुफ्तगू को। शीरी असलम, ये बताइएगा कि आप तो औरतों में बड़े सारा काम करती, जानता हूँ मैं कि क्या-क्या आप काम भी करती हैं। तो ये बताइएगा कि कहते हैं कि औरत औरत की दुश्मन है, चाहे वो सास-बहू ले लो, चाहे घर से ही ले लो, चाहे सोसाइटी में है वो औरत को औरत बहुत कम सपोर्ट करती है। हालाँकि बड़े एहतजाज भी होते हैं, वुमेन डेज़ भी मनाया जाता है और आखिरकार आप भी जानती हैं कि ऐसे नारे सामने आए और उस तरह से अब एहतजाज करने की इजाज़त नहीं दी गई या डे मनाने की इजाज़त नहीं दी गई, जिस तरह पहले शुरू था। इसकी वजह क्या है? औरत औरत खुद औरत की दुश्मन है? अब देखिए बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। तो कहीं न कहीं ऐसा हो जाता है। हम घर को ही ले लें, तो जैसे ही कोई औरत आती है तो शायद माँ समझती है कि इसने मेरा बेटा छीन लिया और बहनें ये समझती हैं हमारा भाई अब गया, शादी हो गई तो अब ये इस औरत की मानेगा, अपनी बीवी की मानेगा। तो कहीं न कहीं ये ऐसा हो जाता है लेकिन सारे जगहों में ऐसा नहीं है। वहाँ पे सपोर्ट भी कर रही हैं मतलब इवन सास बड़ा सपोर्ट करती है अपनी बहू को, उसकी जॉब्स के हवाले से। अगर उसके बच्चे हैं तो बच्चों की केयर कर रही होती है जब वो बहू ड्यूटी पे होती है। तो हर घर में ऐसा नहीं है लेकिन कहीं न कहीं है ऐसा बल्कि बहुत सी जगहों पे भी ऐसा हो जाता है। तो औरत औरत की दुश्मन इसलिए भी होती है कि वो समझती है कि शायद मेरी तवज्जो दूसरे को मिल गई है, वो चाहे बहन हो, भाई हो मतलब जो भी रिलेशन हो बहन-भाइयों के दरमियान, वो समझती है शायद ये सारा जो नई औरत आई है, ये सारी तवज्जो इसको मिल जाएगी। तो मैंने जॉब की है जब तक मेरे साथ कोई खातून बॉस नहीं रही। एक दफ़ा ही एक्सपीरियंस हुआ है एक लेडी बॉस के साथ काम करने का। तो एक तो मैं सबॉर्डिनेट थी उसकी, ऊपर से मैं क्रिश्चियन थी। तो कई सारी चीज़ें मिल-मिला के उसमें तो वहाँ मुझे फ़ील हुआ
कि वाक़ई औरत की दुश्मन है। वो हर चीज़ में क्रिटिसाइज़ करते थे, लेकिन जहाँ पे मैं ये नहीं कहती कि मैं बहुत अच्छी बॉस साबित हुई थी, मेरे साथ भी टीम रही है, मेरे भी सबॉर्डिनेट ख़वातीन रही हैं, लेकिन ज़ाहिर है मेरा एक बेटर एक्सपीरियंस हुआ था, तो मैं हमेशा वो याद करती थी। मैं कहती थी जो मेरी जूनियर है, ख़वातीन हैं, तो ये वो एक्सपीरियंस ना याद रखें अपनी लाइफ़ में जो मैंने याद रखा हुआ है, मतलब ज़ाहिर है लेडी बॉस के हवाले से। और वो जो नारों की जहाँ तक आपने बात की है, तो देखिए अब फ़र्ज़ कर लें आप कोई ऐसी एक रैली निकालते हैं, पुरअमन रैली निकालते हैं, उसकी आप पब्लिसिटी भी करते हैं, उसकी आपको परमिशन भी मिल जाती है। आपके ही एंटी कोई कुछ लोग काम कर रहे हैं, उन्होंने अपनी भी फीमेल या मेल प्रोग्राम में डाल दिए, जिन्होंने कोई गलत बात कर दी या कुछ कर दिया, आपके प्रोग्राम को फ्लॉप कर देंगे। तो मैं समझती हूँ कि उसमें ऐसा हुआ था कि चीज़ें तो ठीक होने के लिए निकली थी, लेकिन उसमें कुछ लोग ऐसे मिक्स हो गए जिन्होंने कुछ ऐसे फ़िज़ूलियात टाइप के नारे वहाँ पे पेस्ट कर दिए थे, जो कि अच्छे नारे तो हाइलाइट नहीं हुए, लेकिन वो वल्गर जो नारे थे या फ़िज़ूल चीज़ें थी वो ज़्यादा हाइलाइट। तो मैं समझती हूँ कि जब भी कोई काम करते हैं अगर उसमें हर्डल ना आए, इसका मतलब है कोई काम ही नहीं है। स्मूथ तो हर चीज़ें हो जाती है। आप ना एक वक़्त में सारों बंदों को खुश नहीं रख सकते। अगर आपके काम में हर्डल आ रही है तो इट मीन्स कि आप काम कर रहे हैं। चलिए एक और बात बताइएगा कि बेटी जी, को माँ-बाप ब्याह देते हैं और फिर भी फ़िक्र में रहते हैं और फिर भी जो बेटी के माँ-बाप को ये सुनने में आता है कि उनकी बेटी ने हमारा बेटा छीन लिया। मतलब ये एक समाजी रवैये इसी तरह जन्म लेते हैं ना, कड़वाहट जी, माशरे में, सोसाइटी में इसी तरह खानदानों में कड़वाहट पैदा होती है। पैदा हो जाती है। तो इसका आप क्या सदैव आप समझते हो कैसे कि माँ-बाप को अपनी बेटी का पीछा नहीं करना चाहिए या कैसे रवादारी पैदा की जा सकती है? देखिए माँ-बाप को हुँ, बेटी का पीछा ज़रूर करना चाहिए। जब हम सिर्फ़ अपनी बेटी ही का पीछा कर रहे होते हैं, जो घर में बहू होती है, उसकी केयर नहीं कर रहे होते, वहाँ अपने ही घर हुँ, में खराबी शुरू हो जाती है। और हुँ, वो भी जो बेटी जो अगले घर में ब्याही गई होती है, वो भी फ़ोन पे 24 घंटे माँ के साथ रहना, वहीं से फीडबैक लेना, वहीं से ट्यूशन लेते रहना, तो फिर घरों में खराबियाँ हो जाती हैं। जब आप नए घर के लिए जा रहे होते हैं, आप एक नए ख़ानदान को कबूल कर रहे हैं, तो फिर सारी चीज़ों को छोड़ें खुदा पर। क्योंकि खुदा जो है ना, खुदा ने अगर आपके लिए कोई बंदा रखा है या एक फैमिली रखी है, तो ज़रूर उसके लिए चीज़ें भी स्मूथ ठीक करता है। तो मैं समझती हूँ कि ये जो ओल्ड एज होम खुले हुए हैं या जो भी हैं, तो अगर बेटी जो अपनी माँ के पीछे फ़िक्र कर रही होती है कि जी मेरी माँ को मेरी भाभी नहीं पूछ रही, वो आगे अपनी सास को नहीं पूछ रही। मतलब अगर वो पूछती हो ना, तो अब बहू अगर अपनी सास को पूछे और तब तो मेरा ख़्याल है कोई ओल्ड एज होम की ज़रूरत नहीं होगी या ससुर को पूछे। तो वो पीछे ही कर रही होती है, वो उसकी भाभी अपने पीछे कर रही है, तो ये तो एक रूटीन चल रही है ना। चेंज लाना है, माशरती रवैये अगर अच्छे करने हैं, तो आप वो जो घर में आई है उसको टाइम दें, उसको देखिए कि वो आपको गाइड करे, आप उससे पूछें। होता है ना ज माँ-बाप पूछ रहे होते हैं बच्चों से कि आपने क्या पकाना है, बेटी से क्या, तो जब नए घर में जाती है तो शायद उसकी वो सारी चीज़ें ज़ीरो हो जाती हैं। तो सास को भी चाहिए कि वो उसको इतनी प्यार दे कि वो दूसरों को याद ही ना करे। और उस खातून को भी चाहिए कि अपने माँ-बाप की जैसे केयर करी है वो आगे देखे। जब वो अपने माँ-बाप की केयर करेगी तो ज़रूर है कि उसकी भाभी भी ऐसा करेगी। वो कहते हैं ना, अगर आप चाहते हो कि आप के साथ अच्छा सलूक किया जाए, तो आप भी खुद ऐसा करो ना, बाइबल कहती है कि जी, आपको खुद पहले अच्छा सलूक करना है। तो मेरे समझ में यही आ रही है बात कि हमारे जो समाजी रवैये हैं वो इतने बुरे हो चुके हैं, ख़ास तौर पे फैमिली लाइफ़ बहुत ख़राब हो चुकी है। कि औरत चाहती है खुद अलहदा रहना, लेकिन वो चाहती है उसकी भाभी उसकी माँ को सँभाले, उसकी भाभी भाइयों के साथ रहे, ससुराल में रहे, वो खुद नहीं रहना चाहती। खुद खुद मैं, जहाँ पे मैं आता है ना, इस मैं को चेंज करना है, मैं से हम में आए, हम में जब ट्रांसफ़र होंगे, तो चीज़ें भी स्मूथ हो जाएँगी, ठीक हो जाएँगी, खूबसूरत हो जाएँगी। जी, चलिए बहुत खूबसूरत जैसे हस्बे मामूल बातें करती हैं इसी तरह बड़ा खूबसूरत आपने जवाब दे दिया। तो आयरन आप सिर्फ़ 1 मिनट होता है हमने इसको वाइंड अप करना होता है कि आप क्या तरजीहात या आपके पास क्या ऐसी प्लानिंग है कि हमारे रवैये वापस तो नहीं जा सकते 2 दहाइयों
पीछे नहीं जा सकते क्योंकि टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की कर ली, इतना मीडिया पावरफुल हो गया कि अब पीछे लौटना बड़ा मुश्किल है। तो आप क्या तरजीह क्या देंगे कि जो औरत के स्पेशल औरत के हकूक़ के लिए जो एक सोसाइटी में रवैये ख़राब हो गए हैं, वो कैसे बेहतर हो सकते हैं? जी। ये अभी शीरी ने बहुत ज़बरदस्त बात की कि हमें अपने समाजी रवैये को बेहतर करने के लिए अपनी जो फैमिली की जो चीज़ें हैं उसको बेहतर करना होगा। तो देखिए जो भी चीज़ है अगर सोसाइटी में सराहियत की है तो उससे पहले वो घर से स्टार्ट हुई है। कोई भी बंदा होता है वो अपनी किसी भी बुरी हैबिट को अपने घर से ग्रो अप करता है। अगर वहीं से उसकी तरबियत की जाए तो माशरे में इंडिविजुअल पर्सन अगर हर औरत या मर्द इस बात को समझ ले कि मुझे अपने बच्चों की तरबियत करना है तो एक ज़बरदस्त माशरा बन सकता है। जैसे कहा जाता है कि मुझे पढ़ी-लिखी माँ है तो मैं आपको एक ज़बरदस्त माशरा दूँगा, तो इसकी माँओं का किरदार भी बड़ा अहम है। माँओं का, ख़वातीन का, लड़कियों का, बहनों का, बेटियों का किरदार बहुत अहम है हमारी सोसाइटी के अंदर। और वो रोल इसलिए भी अहम है ना क्योंकि वो अपने घर की सारी चीज़ों में अहम किरदार अदा कर रही हैं। अगर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दयानतदारी के साथ करती हैं, जैसे दीदी ने कहा कि जैसे रवैया आप रखते हैं वैसे ऑटोमेटिकली वो रवैया आपकी पेरेंट्स के साथ होता है। तो ज़रूरत ये है कि जिस पैमाने से हम नापते हैं, हमारे साथ भी नापा जाएगा तो ये बाइबल की रूह के मुताबिक भी हमें अपने रवैयों को तब्दील करने की ज़रूरत है। अगर कोई मैरिड फीमेल्स हैं और वो अपने वो ससुराल में रह रही हैं तो उन्हें अपनी सबसे पहले तो अपनी जो एक मज़हबी एक खुराक है जो कि हर किसी के पास मज़हबी किताब है उसे पढ़ें। उसको पढ़िए, उसको समझें, उसके अगर मैं बाइबल की बात करती हूँ तो क्योंकि मैं क्रिश्चियन हूँ, तो बाइबल एक कंप्लीट ज़ाब्ता-ए-हयात है। आप उसको पढ़ें तो सही, आपको अंदाज़ा होगा कि ज़िंदगी के हर मसाइल का हल उसके अंदर मौजूद है। आप उसको जब पढ़ते हैं तो उसके अंदर बहू की, सास की, बेटी की, बीवी की, शौहर की, बहन की, भाई की, सबकी उसके अंदर तरबियत के बारे में चीज़ें लिखी हुई हैं। और ये भी लिखा है कि वालिदैन को कैसे अपने बच्चों की तरबियत करनी चाहिए। और अगर ये रवैये परवान चढ़ चुके हैं, अगर सोशल मीडिया ही वजह बना है हमारी सोसाइटी को खराब करने का, तो हम उसी सोशल मीडिया के ज़रिए ही उसको बेहतर करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर मीडिया बना है, तो मीडिया के ज़रिए ही हम बेहतर करने की कोशिश कर सकते हैं क्योंकि हम इनको ख़त्म नहीं कर सकते। जी, बहुत शुक्रिया। सीरी, आप अक्सर वो मज़हबी लीडरान हैं, अक्सर शिकायत भी करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे कि वो वाक़या ही शिकायत ही कर रहे हैं या अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरियाँ करते हैं? अगर ज़िम्मेदारियाँ पूरियाँ करते हों तो शिकायत ना हो लोगों को, तो उनका कितना किरदार होता है? कितना किरदार होता है कि ये जो समाजी रवैये में बदलाव या वापस लाने के लिए? कितना किरदार है और क्या कर रहे हैं वो? मैं समझती हूँ कि हुँ। चर्च एक बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है सीखने के लिए। तो अगर हम औरत ही को ले लें, मर्द को अभी थोड़ा साइड पे ही रखें। अगर औरत को ही ले लें, जैसे काउंसलिंग होती है, तो चर्च एक प्लेटफ़ॉर्म है कि प्री मैरिटल काउंसलिंग करे। उसमें मर्द की भी हो रही होती है, औरत की भी हो रही है। और उनको बताए दे जैसे मिसाल 31 बाप है। मैं समझती हूँ कि हर माँ को पढ़ना चाहिए, हर सास को पढ़ना चाहिए, हर बेटी को पढ़ना चाहिए, हर बहू को पढ़ना चाहिए। इमसाल 31 बार। फिर नौमी और रुत की किताबें हैं देख लें और उसपे देखें, करैक्टर देखें, इस तरह के करैक्टर बिल्डिंग स्टोरीज़ बताएँ उनको और प्री मैरिटल काउंसलिंग में ये सारी चीज़ें आती हैं और मैं समझती हूँ कि चर्च बेस जब जैसे ही बैन डिक्लेयर होती है, जैसे पुकारें दी जाती हैं, तो चाहिए कि जोड़ा वहाँ पे बैठे या लड़की को जो लड़की का चर्च है, वो लड़की को समझाए काउंसलिंग करे और लड़के का चर्च लड़की को। तो ये मैं समझती हूँ कि हमारा जो रिलीजियस लीडरशिप है या चर्च प्लेटफ़ॉर्म है, ये एक बेस्ट प्लेस है समाजी रवैये को बेहतर करने के लिए। तो इसको सही यूज़ करें और मेरे ख़्याल में इसमें एक पास्टर का बहुत बड़ा हाथ होता है कि वो अपने जो है कलीसिया को साल में 2-4 मैसेजेस ऐसे ज़रूर सरमन दे कि जिसमें फैमिली लाइफ़ ज़रूर बताई जाए। उसमें सास-ससुर का क्या रिस्पेक्ट है, उसमें माँ-बाप की क्या है, उसमें फैमिली की क्या बाउंडिंग होनी चाहिए। इसपे ज़रूर सरमन देना चाहिए क्योंकि लोग डरते हैं, पास्टर्स डरते हैं इस पे भी सरमन देने के, लोग ये नहीं कहेंगे वो साढ़े घर दियाँ कहानियाँ हाँ, उत्ते डिस्कस कर। बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करते हुए आज की गुफ्तगू को समेटता हूँ इस हवाले से कि अगर अगर हम चाहते हैं कि महज़ब माशरा तश्कील पाए,
ہماری بہن بیٹیاں بہو مائیں محفوظ ہوں، تو ہمیں جو ہے اپنے رویوں میں بدلاؤ لانا پڑے گا۔ اس میں میڈیا کو اپنی سوچ کو تبدیل کرنا ہوگا۔ یہ نہیں کہ یہ بک رہا ہے، مارکیٹ میں کیا بک رہا ہے وہ پروڈکشن دینی ہے، اس کا قطن نہیں سوچنا۔ آپ نے اچھا سماج دیں گے تو اچھے سماج میں ترقی ہوتی ہے، اور خواتین کو اگر حقوق برابری کے حقوق دیں گے تو پھر بھی ایک بڑا اہم کردار ہوتا ہے عورت کا معاشرے کو بنانے میں۔ اگر آپ یورپین یا انگلینڈ میں دیکھیں تو موسٹلی بڑے بڑے سٹور جو ہیں وہاں پہ ساری کی ساری خواتین کاؤنٹ پہ بیٹھی ہوئی ہیں، کیشیئر ہیں، ایڈمنسٹریشن ہیں، بہت ساری، سب سے زیادہ اگر لیں تو خواتین کام کر رہی ہیں۔ اور ہماری نسبت وہاں پاکستان میں ان کے رویے بہت سارے چینج ہیں، اور اس کے لیے قانون سازی بھی بڑی ضروری ہے۔ قانون سازی کے ساتھ ساتھ پھر زیادہ این جی اوز کو سامنے آنا پڑے گا جو خواتین کو پروٹیکشن دیں، ان کو آگاہی دیں کہ آپ کس طریقے سے اپنا بچاؤ کر سکتی ہیں، اور جب وہ بچاؤ کریں گی تو معاشرہ بھی بہتر ہوگا، رویے میں بھی چینج ہوگی۔ اگر ایک لڑکی ہے، میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ کس طرح یہ اعلیٰ بے نظیر صاحبہ کے لیے بھی سنا تھا کہ انہوں نے اپنے بیگ میں ریوالور ہوتا تھا، اب کہاں تک سچ ہے، لیکن میرے علم کے مطابق ایسا ہی ہے کہ وہ رکھتی تھی اپنی پروٹیکشن کے لیے۔ اگر یہ غلط ہو تو معذرت، لیکن اگر یہ وہ کراٹے جانتی ہے، اپنی پروٹیکشن جانتی ہیں، مرد کو پھر جب چینج آتی ایسا سامنا کرنا پڑے گا تو خام خواہ مرد بھی چینج ہوگا، لیکن بڑا المیہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی عمر کے ساتھ اس طرح سے جو جنسی تشدد کیا جاتا ہے، تو یہ رویے ہی ہیں۔ اور ایک میں پڑھ رہا تھا، میں اس کا خاص ذکر کروں گا، پچھلے دنوں ملا کا فتویٰ تھا کہ وہ چھوٹی سی ہی بچیوں سے شادی کر سکتے ہیں۔ اس طرح کو باتوں کو مت پرموٹ کرے، کوئی بھی ہے، کوئی بھی ریلیجس ہے، وہ یہ وقت لیا جائے تو اب وہ وقت نہیں ہے، اب ایک بڑا ظالم سماج سامنے آ گیا ہوا ہے کہ آپ کہیں کہ جی چھوٹی عمر میں بھی شادیوں سے آج بڑی اچھی ضرورت ہے کہ آپ اس کو میچورٹی تک آنے دیں۔ بہت شکریہ ناظرین، آپ کو یہ آج کا پروگرام یقیناً پسند آیا ہوگا، اور میں آئرین خان صاحبہ آپ کا بہت شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے کافی صبر و تحمل کا مظاہرہ بھی آج کیا اور بھرپور حصہ لیا۔ اسی طرح شری اسلم صاحبہ، آپ کے لیے بھی ہم انتہائی مشکور ہیں کہ ہمیشہ کی طرح آپ آ جاتی ہیں، پروگرام کرتی ہیں، بڑی زبردست طریقے سے پارٹیسپیشن کرتی ہیں، بہت اچھی باتیں کرتی ہیں۔ بہت شکریہ، خدا آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اور ہم صرف نعرے نہ لگائیں، نہ کہیں نہ، بلکہ عملی طور پر اپنی زندگیوں میں اپنائیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ایک مہذب معاشرہ تشکیل پائے۔ بہت شکریہ، تھینک یو آپ سب کا۔